अच्छा जी, सबसे पहले जो रिसेंट प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश हो रहे हैं, हम बात करते हैं कि वो हो क्यों रहे हैं और उसका मामला क्या है। पहले हम जरा बांग्लादेश को पढ़ लें। आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश का पुराना नाम ईस्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में वो बना। अब जब वो जो मूवमेंट थी बांग्लादेश मूवमेंट, जिसके बाद वो बन गया, जिसमें 1971 की वॉर भी है, उसमें बांग्लादेश में दो तरह के लोग थे। एक का नाम था जी, जिनको बाद में कहा गया फ्रीडम फाइटर्स, और दूसरे थे रज़ाकार्स। फ्रीडम फाइटर्स वो लोग थे जो कि बंगाली मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और रज़ाकार्स वो लोग थे जो कि पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि 1972 के अंदर जो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज है बांग्लादेश की, मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज 1972 में इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर होता है एक गवर्नमेंट ऑर्डर, कह रहे हैं एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनके बच्चों को कोटा सिस्टम में, एक जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में कोटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ये कोटा सिस्टम। ये अपनी नोवेलियत का बड़ा न्यूट्रल किस्म का कोटा सिस्टम है, और दुनिया में कहीं पर भी इस तरह का कोटा नहीं है कि फ्रीडम फाइटर्स को कोटा दिया जाए, ठीक है। ये तो हो गया 1972। लेकिन बांग्लादेश की जो ग्रोथ है, हम उसको भी जरा देखते हैं कि बांग्लादेश में आज किस लेवल पर है, उसके इंस्टीट्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग हैं और लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। उसके पीछे मैं कुछ रीजन बताना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे पहले जो उनका सबसे बड़ा रीजन था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बर्थ कंट्रोल की। उनकी पहले आबादी हमसे ज़्यादा थी। 1971 के अंदर उनकी आबादी कितनी थी, हमसे ज़्यादा थी। इस वक्त इनकी आबादी है 17 करोड़ और हमारी आबादी कितनी है, 25 करोड़। तो हमने इतनी प्रोग्रेस की आबादी में कि हमें जब 7-8 करोड़ की जो आबादी होगी, उसमें अब क्या होगा कि अगर आबादी आपकी ज़्यादा है तो आपको ऑब्वियसली जॉब मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी और मामला ख़राब होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आबादी कंट्रोल कर ली और अपने सारे जो इंडेक्सेस हैं उनको इम्प्रूव कर लिया। अनएम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स इम्प्रूव हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जितने भी हैं वो उनके इम्प्रूव हो गए। पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव हो जाती है अगर आपकी आबादी का, हमने जीडीपी इम्प्रूव कर जाती है। तो इस तरह के मामला। फिर ये अर्बनाइजेशन का जो मसला है, शहरों के जो मसाइल हैं वो वहाँ पर कम हो गया। तो उन्होंने इस तरह से अपनी आबादी को कंट्रोल कर लिया। फिर उन्होंने दूसरा जो काम किया, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की। उन्होंने औरतों को हर जगह पर इन्वॉल्व करवा दिया। उससे क्या हुआ, उससे उनको अचानक से बहुत बड़ी चीप लेबर मिल गई। जब औरतें भी आ रही हैं, मेंस भी आ रहे हैं, तो वर्किंग के लोग ज़्यादा हैं, तो उनको चीप लेबर मिल गई। जब चीप लेबर किसी माशरे में होती है तो बाहर की कंपनियां वहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं। इसकी मिसाल ये है कि पाकिस्तान में फैसलाबाद वाली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो सारी की सारी बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया 2013 के अंदर। उस वक्त पाकिस्तान में वो बड़ा मसला था उसका, लोड शेडिंग का। उस दौर में वो सारी की सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश में शिफ्ट होगी। उन्होंने इनको बड़ी फैसिलिटेट किया, उनको टैक्सेस में उनको रेमिटेंसेस दिए, मामला किया। इस वजह से वो वहाँ पर चले गए, ठीक है। फिर उन्होंने लोन्स भी लिए। उन लोन्स में आईएमएफ की तरह ये नहीं हुआ कि आप शादी ब्याह कर लें, जिस तरह पाकिस्तान के लोन्स के साथ होता है कि तख्तियाँ लग जाती हैं इम्प्लीमेंटेशन में। जिस बैंक ने दिए थे, उन बैंक ने क्या किया, उनको आके चेक किया कि क्या जिस पर्पज के लिए ये लिए जा रहे हैं उसी पर्पज पे इन्वेस्ट भी हो रहे हैं। तो इस तरह से बांग्लादेश में एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी हुई, लोगों को भी आइडिया होगा कि मामला क्या है, उनकी ग्रोथ भी हुई और बांग्लादेश आज हमसे आगे खड़े, सही है। अच्छा जी, हम कोटा सिस्टम की बात कर रहे थे। तो 1972 में जनाब कोटा सिस्टम दे दिया गया, सही है। अब उस वक्त भी इसकी कुछ मुखालफत हुई। कोटा सिस्टम क्या होता है बेसिकली, कि आपकी एक जॉब है, उस जॉब पे आप
का मेरिट एक ओपन मेरिट में बनता है कि सारों में से जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको मिल जाएगा। लेकिन एक कोटा सिस्टम ये होता है कि अगर आपको सबसे ज़्यादा नंबर नहीं भी हैं लेकिन आप उस स्पेसिफिक कम्युनिटी से हैं, तो फिर आपको क्या होगा कि आपको वो जॉब मिल जाएगी। लाइक वुमेन्स का कोटा पाकिस्तान में ज़रा कम बनता है, ठीक है, तो उनको ओपन मेरिट पे कम्पीट नहीं करना पड़ता। इस तरह सीएसएस में बलूचिस्तान में कहा जाता है कि बलूचिस्तान का बंदा सिर्फ पास कर ले उसकी एलोकेशन पक्की हो जाती है, लेकिन पंजाब में आपको मेरिट पे आना पड़ता है, पंजाब का मेरिट हाई होता है। तो उसी तरह से कोटा सिस्टम में भी वो फिर जो तकरीबन 30% के करीब जो था ना कोटा, ओवरऑल इतनी जॉब में 30% किसको दे दी जानी चाहिए, फ्रीडम फाइटर्स को। तो फिर वो उनको इमेजिन करें कितनी जॉब मिली होगी, वो सारी 30% इनटेक उन्हीं की आ जाती थी, बाकी कुछ लोग और होते थे जो आज वो ओपन मेरिट पे भी आ जाते थे। तो तकरीबन 50% के करीब वही फ्रीडम फाइटर्स की आई जा रही है। ठीक है सर, अगर कोटा सिस्टम में कोई जॉब आती है पाकिस्तान में भी है, तो उनमें अगर एक जॉब है, लेकिन जो एक जॉब पे नहीं कोटा अप्लाई होता है, एक जॉब ओपन मेरिट पे जाती है। दूसरे जॉब है एप्लीकेशन से ज़्यादा है, तो कोटा सिस्टम में भी कोई मेरिट कर सकता है। ऑब्वियसली कोटा सिस्टम में मेरिट होता है कि लेट्स सपोज बलूचिस्तान का जो कोटा है, पंजाब का कोटा है 50% का, ठीक है, टोटल जॉब का 50% पंजाब को मिलना क्योंकि आबादी ज़्यादा है। तो उस 50% में एक दो मेरिट पे जितने लोग आ गए वो साइड पे हो गए, अब आपके कोटा में आ जाएंगे कि वो जितनी जॉब्स हैं वो कोई और नहीं ले सकता, वो पंजाब वालों ने देंगे। तो पंजाब वाले जो लोग हैं वो उसमें आपके अगर कम लोग हैं तो वो सीटें खाली रह जाएंगी, ज़्यादा हैं तो फिर अगर उस जॉब से ज़्यादा लोग हो गए जो पास हो गए तो फिर उन सारों को क्या किया जाएगा, उनको आपके उसमें ऐड करा दिया जाएगा, उनको मेरिट सिस्टम पर दिया जाएगा। जैसे बाद में बंद हो जाता है। अब आवाज ठीक है जी? अच्छा, फिर क्या हुआ, अब 1972 में तो जनाब आपका कोटा सिस्टम फैल गया, उनको जॉब्स शॉब्स मिल गई। अब क्या हुआ, लोगों ने इस पर प्रोटेस्ट शुरू किया, लेकिन क्या हुआ 1997 के अंदर इन्होंने कोटा सिस्टम को एक्सटेंशन दे दी। एक्सटेंशन इन कोटा सिस्टम to the children and grandchildren of freedom fighters। क्या हुआ कि पहले कोटा किनको मिल रहा था, जो खुद फ्रीडम फाइटर्स थे। अब किनको दे दिया गया कि उनके जो बच्चे हैं या उनके जो पोते शोते हैं उनको भी उन्होंने कहा जी अब हम इनको भी कोटे पे लेके आएंगे। क्या उनका बनता था कोटे पे आना? उन्होंने तो कुछ नहीं किया, एक बंदे की सर्विसेज हैं उसको ज़रूर आप कुछ करें, उन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया, आप उनको ज़रूर दें, इस पर कोई डिबेट नहीं है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन क्या उनके औलाद ने कुछ किया या उनके आगे पोतों ने कुछ किया? उनको आप क्यों हिस्सा दे रहे हैं? इस पर फिर प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट हो गए, लेकिन वो इतने को होते थे कि उसको गवर्नमेंट मैनेज कर जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2000 इसमें उन्होंने जो दिया ना वो सिर्फ चिल्ड्रन को दिया था। 1997 में चिल्ड्रन को सिर्फ दिया था, लेकिन 2010 में सेम चीज़ को आगे ग्रैंड चिल्ड्रन में ले गए थे कि वो एक्सटेंशन आगे आप किसकी तरफ चली गई है जनाब, ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ। तो फिर इस पर अगेन 2012 के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए और मामलात ख़राब हो गया। अब वहाँ पर जिस तरह हमारे पास CSS है, वहाँ पर है BPSC, हमारे पास PPSC, उनके पास है BPSC, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमारे तो यहाँ पर 18-20 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं ना, वहाँ पर नहीं, PPSC में तो बड़े लोग करते हैं,
तो वहाँ पर तकरीबन हर साल 4 लाख लोग अप्लाई करते हैं बीपीएससी में, और उन 4 लाख लोगों में से जो आपको जॉब्स मिलती हैं वो बड़ी मुश्किल से 5,000 लोगों को जॉब मिलती है। ठीक है, 4 लाख में तो रेशो बड़ी कम है, उनका कंपटीशन बड़ा ज़्यादा होता है। हाँ जी, ये अमेंडमेंट हो गई थी, दोबारा से उनको इशू कर दिया गया, एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया कि अब जी ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी आप देंगे। अब क्या हुआ कि वो मैं बात कर रहा था बीपीएससी की, तो अब उन्होंने लोगों ने तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब मैं जरा ना पहले हम बात कर लेते हैं कि कोटा सिस्टम का वहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है। कोटा सिस्टम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, देखें जी, ये ओवरऑल एक कोटा है आपका, इधर तो नजर आ रहा है। मैं दूसरे मार्कर चेंज करता हूँ, ये सही चलते नहीं है, इनमें से अगर कोई एक चल रहा है तो दे दें। ये एक ही चल रहा है, कोई बेहतर वो देखो ना, इस तरह सही चलते हैं, फिर ये हो जाता है एंड पे चलते चलते। क्यों? तो वो इंक खत्म हुई हुई है ना, ये देखो ना इधर, इसको वो लिखा ही होगा। जाओ किसी क्लास से उठा के लाओ, ये तो डिस्टर्ब दे नहीं दो, करो। ये हाँ दे दें सर। ठीक है। अच्छा जी, लेट्स सपोज हम एक पाई चार्ट के जरिए से इस सिस्टम को डेवलप करते हैं। पाई चार्ट क्या कहता है कि ओवरऑल 56% जो है वो कोटे की बेसिस पर आपकी सीट्स एलोकेशन होती हैं, 56% कोटा बेसिस पे। अब उसमें डिवीजन क्या है, डिवीजन ये है कि 30% किन को, फ्रीडम फाइटर्स को, 10% विमेन को, 10% जिला कोटा, 5% आपका आ जाता है जी रिलीजियस कोटा माइनॉरिटीज़ का, और 1% आ जाता है जी डिसेबल्ड पर्सनस का। ये उन्होंने इसकी कोटे को डिफाइन किया हुआ है, टोटल 56% कोटा, इसका ऐड कर लें 56% बन जाएगा। तो इन बेसिस पर तो वो पहले से ही जॉब्स को वो डिफाइन कर लेते हैं कि आपकी जॉब इस तरह से आपको मिलनी है। बाकी टोटल 45% आपका वो मेरिट बचता है, और 44% मेरिट पे आप खुद इमेजिन कर लें कि कितने को लोग आ जाएंगे। सही है, तो मेरिट बेस नहीं है, कोटा बेस ज़्यादा जॉब्स हैं। तो बाकी लोगों को इस चीज़ पर कोई इतना मसला नहीं है, इन चीज़ों पर मसला नहीं, उनको इन चीज़ों पर मसला है कि 30% आप 44 में 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 74%। तो आप इनको क्यों नहीं करते। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए, लेकिन फिर क्या हुआ 2012-13 के अंदर, तो 2018 के अंदर जो गवर्नमेंट थी उसने एक ऑर्डर जारी किया, प्रेशर बन गया गवर्नमेंट के ऊपर उन प्रोटेस्ट का। तो उन्होंने 2018 के अंदर एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास में जॉब्स में देयर विल बी नो कोटा। दो 2018 में जनाब गवर्नमेंट ने इनकी बात मान ली, नीचे वालों पर रहने दिया, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जॉब्स उन्होंने मान लिया। अब क्या हुआ, मामला ठंडे पड़ गए, लोग इजी हो गए। लेकिन 2021 के अंदर तकरीबन 7 बच्चों ने एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, बांग्लादेश की कोई हाई कोर्ट थी, उसमें 7 बच्चों ने एक पिटीशन फाइल की कि जनाब हमारा ये जो फ्रीडम फाइटर वाला कोटा है इसको रिवाइव किया जाए, इसको दोबारा से लागू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि उन्होंने 2024 के अंदर जो ये सर्कुलर जारी हुआ था, 2021 के अंदर पिटीशन हुई, पिटीशन बाय चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स अगेंस्ट गवर्नमेंटल ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ 2018 गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करती है तो उसके खिलाफ आप क्या करते हैं, पिटीशन में चले जाते हैं, ऐसे ही है। तो ये 2021 में 7 बच्चे जो थे वो गए। अब उन्होंने क्या किया, उस पिटीशन का जो फैसला आया, आप लोगों को पता है उनकी जुडिशरी भी हमारे जैसी ही है, तो 2005 जून 2024 को इसके अगेंस्ट डिसीजन आ गया। इस पिटीशन का जो डिसीजन है वो 2024 में आ गया। अब वो डिसीजन क्या था, हाई कोर्ट ने रिवाइव कर दिया कोटा सिस्टम को। उन्होंने कहा जी ये वाला जो सर्कुलर जारी हुआ 2018 में, इट इज़ इलीगल, और आपको जनाब क्या दिया जाएगा, आपको दोबारा से कोटा सिस्टम को रिवाइव कर दिया जाएगा। इस बात की आगे समझ, अगर नहीं समझ आए तो आप पूछ लें। लेकिन अब अगेन जब ये डिसीजन आया तो उस वक्त 5 जून को ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं। जब ये डिसीजन आया उसके बाद आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो निकले हैं सारे 2024 में। उसी वक्त हसीना वाजिद के इलेक्शन भी ख़त्म हुए थे। हसीना वाजिद वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी बनी। तो लोग निकल पड़े। लोग वैसे भी बड़े खिलाफ हुए थे कि भाई हर दफ़ा इसी ने बनना है, चौथी दफ़ा ये बन रही है, इलेक्शन रिगिंग के बड़े उस पर चार्जेस थे। तो लोग कहते थे भाई ये हर दफ़ा यही बन रही है तो ये इलेक्शन रिग कराती है और मामला इस तरह के, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जब ये मामला हुआ तो लोग निकले। लोगों ने क्या किया, एक सेकेंड, अच्छा जी, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और इस लड़ाई में क्या हुआ, 2 ग्रुप्स बन गए। एक तो जो जनरल स्टूडेंट्स थे, आम स्टूडेंट्स जो थे, दूसरे उसमें आ गए बांग्लादेश छात्र लीग। छात्र लीग, छात्र कहते हैं स्टूडेंट्स को ही, तो बांग्लादेश स्टूडेंट लीग है लेकिन उनकी जुबान में जी बांग्लादेश छात्र लीग। ये किसकी थी, ये थी अवामी लीग की। अवामी लीग जो गवर्नमेंट की, जो शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी थी, उसका नाम था अवामी लीग, जो अभी भी है, जिसने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ मुजीबुर रहमान जिस पार्टी को हेड कर रहे थे, ये उसी पार्टी की स्टूडेंट विंग है। जैसे ISF है इंसाफ स्टूडेंट विंग, उसी तरह ये BCL है बांग्लादेश छात्र लीग, ठीक है। तो इन्होंने, इनके प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इन्होंने किसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हुकूमत को और आम स्टूडेंट्स। अब इनमें आपस में हुई लड़ाइयाँ काफ़ी सारी, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मारे भी गए। अब क्या हुआ, और इन स्टूडेंट्स को जो कर रही थी सपोर्ट, जो जनरल स्टूडेंट्स थे, उनको कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये वो अवामी लीग के जो है ना, उसके अगेंस्ट जो पार्टी है वो है वो वाली अपोजिशन पार्टी है वहाँ की, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो इन्होंने स्टूडेंट्स को करना शुरू कर दिया सपोर्ट। तो इसमें क्या हुआ कि बड़े मामलात ख़राब हो गए। तो इसमें जो आपकी शेख हसीना वाजिद थी, उनका बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल रोल रहा। अब देखिए मुल्क में इतना बड़ा क्लैश आया हुआ है, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर उनको बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए जिसमें सारों का फ़ायदा हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़े अजीबोगरीब किस्म के बयान देना शुरू कर दिए। वो बयान क्या थे, उन्होंने एक अपनी स्पीच में कहा कि वाई डू दे हैव से मुराद दी स्टूडेंट्स हैव सच रिजेंटमेंट अगेंस्ट द चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, कि इन लोगों को ऐसा क्या मसला है कि जो फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ हैं, ठीक है। इफ द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स डू नॉट गेट कोटा बेनिफिट्स, शुड द ग्रैंड सन्स ऑफ रजाकार गेट द बेनिफिट। कि अगर ग्रैंड चिल्ड्रन जो रजाकार के हैं, अगर उनको फायदा नहीं मिलना तो क्या रजाकार के बच्चों को फायदा मिलना चाहिए। रजाकार कौन थे,
जिन्होंने पाकिस्तान को, तो उनके लिए तो वो बागी थे और उनको इन रजाकार के खिलाफ ये तकरीबन कोई 50,000 के करीब रजाकार थे उस दौर में उधर। तो उन रजाकार पे एक एक्ट लगाया गया कि उन लोगों को ढूंढा गया, तकरीबन 35,000 लोगों को ढूंढा गया, 15,000 बच गए थे, 35,000 लोगों को ढूंढा गया और उनको सजाएं दी गई। और एक बंदे को तो ये 2017-18 में सजा दी गई थी, फांसी। उस वक्त से पकड़ा हुआ तो 2017-18 में उसको फांसी हुई। ठीक है, तो वो तो इतने खिलाफ है रजाकार के। तो अब उन्होंने अपनी बातों में एक उनके जो स्टेटमेंट्स थी स्टूडेंट्स की, उनको एक गलत तरीके से मोल्ड करके उनको ट्रेटर कह दिया गया। ठीक है, तो एक वो बड़ी अजीब सी एक बात है, गवर्नमेंट्स ये करती रहती हैं कि जब भी कोई हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ जाता है उसको क्या कह दिया जाता है कि ही इज़ अ ट्रेटर। तो इसने भी वही साइकोलॉजी खेलना शुरू कर दी, और सिर्फ इसने नहीं, इसके जितने भी वो नीचे वाला अमला था, जितने भी मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट के लोग थे, उन्होंने इसी तरह की स्टेटमेंट्स जारी करना शुरू कर दी। तो स्टूडेंट और तप गए, स्टूडेंट्स को और क्या चाहिए, वो और तप गए। लेकिन इन्होंने एक और काम किया कि इन्होंने 2024 5 जून है ना, तो इन्होंने जुलाई के अंदर ना एक पिटिशन दी सुप्रीम कोर्ट में। अब पिटिशन कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ये जो ऑर्डर था 2018 वाला, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया था और कोटा सिस्टम को रिवाइव किया गया। तो गवर्नमेंट चली गई क्योंकि प्रेशर भी स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ था, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे जब तक इसका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आएगा तो हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे। और आप लोगों को शायद आइडिया है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट को जुलाई, अगस्त और सितंबर की छुट्टियां होती हैं, वहाँ पर भी तकरीबन यही प्रोसीजर है। तो वहाँ पर वो किस बेसिस पर वो अभी सुन ही नहीं सकते थे, वहाँ पर छुट्टियाँ थी। तो वो स्टूडेंट्स चाहते थे कि इसको प्रायोरिटी बेसिस पे इस मसले को सॉल्व किया जाए, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर रहे थे और वो बदला लेना चाहते थे। जी हमारे जो भाई मरे हैं, जो स्टूडेंट्स मरे हैं, हम उनका बदला लेंगे। तो वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था मामला, और ऊपर से इनकी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो एक वो भी मसला आ गया। ठीक है, फिर जनाब 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ गया। कौन सी जुलाई को ये हुआ था? 10 जुलाई को गवर्नमेंट ने पिटिशन की इन सुप्रीम कोर्ट एससी, और 21 जुलाई को इस पे डिसीजन आ गया बाय सुप्रीम कोर्ट कि आप, अब ये डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट में एलेबोरेट करने लगा हूं। उन्होंने कहा कि जो फ्रीडम फाइटर्स का कोटा है उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस का, उसको आप क्या कर दें, 30 से 5% पे दें। एक चीज क्या करना है, उस कोटे को 30 से 5% पे लेना, 25% उड़ा दें, और बाकी जो आपने कोटा रखना है वो सिर्फ कितना रखना है, 2%। उसमें कौन कौन होंगे? वीमेंस भी होंगी, ट्रांसजेंडर्स भी होंगे और डिसेबल्ड पर्सन्स भी होंगे। कौन कौन होंगे 2% कोटा में? वीमेन, ट्रांसजेंडर्स और डिसेबल्ड पर्सन्स। तो अब टोटल कोटा कितना हो गया? 7% का। बाकी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% जो हैं वो जनाब सारे ओपन मेरिट पे आओ, अब पता चलेगा। सही है। तो अब इस फैसले के, ये फैसला तो अच्छा आ गया, लेकिन स्टूडेंट्स बड़े ही तपे हुए थे, वो फिर भी नहीं रुके और मामले बड़े ख़राब हुए। और फिर उन्होंने वो उधर हमला भी किया बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर घर पे। वो सारे आपने वीडियोस देखी होंगी, जिसके जहाज़ में जो आया वो लेके जा रहे थे। तो वो फिर हसीना वाजिद को भागना भी पड़ा और मामला जो है ना वो ख़राब भी हुए। ठीक है, तो इसमें अब हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। ठीक है, ये वैसे ये जो सारा सिस्टम था ये अब आपको समझ आ गई होगी। एक तो मैंने पूरा लीगल केस आपको समझा दिया, ठीक है, कब क्या होगा, उसके डिसीजंस क्या है। मेजर चीज़ ये लीगल केस समझना थी। बाकी आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, उनके दोनों के ओपिनियंस क्या थे आपको वो समझ में आ गया, इस चीज़ की समझ आ गई। और इससे आगे अब आपने क्या समझना है, देखें, क्या गवर्नमेंट हमेशा सही होती है? लाजमी नहीं है कि गवर्नमेंट हमेशा सही ना हो।
ठीक है, क्यों? We say that in democracy it is a government of the people, by the people, for the people, and if the people are protesting severely, एक तो छोटा मोटा धरना होता है, लेकिन अगर पीपल सवेयर पूरा मुल्क जैम पैक हुआ है तो गवर्नमेंट शुड लिसन टू द पीपल, द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, द डिसीजन, द जनरल विल, कि वो लोग क्या चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को वो सुनना चाहिए। इफ द पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो जो लोग चाहते हैं एटलीस्ट एक मीडियोकर वे में आप जाके उसको करें। आप 30% क्यों दे रहे हैं, आप 10-15% पे ले आते कोटा, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा, हाँ जी दे दें। उनको क्या हुआ कि आप उसको कम कर देते, लेकिन जब उन्होंने सुनी ही नहीं बात, तो फिर उससे क्या हुआ, नुकसान हो गया। अब नुकसान क्या हुआ कि अब कोटा एक तो 5% पे आ गया, बाकी उन लोगों के खिलाफ जो सारा मामला हुआ वो भी हो गया। तो अब हमने इसे सीखना क्या, एक एडवर्ड एबी एक फिलोसफर हैं, अमेरिकन फिलोसफर हैं, एडवर्ड एबी। ये क्या कहते हैं कि अ पेट्रियट, एक मुहिब्बे वतन, must always be ready, a patriot must always be ready to defend his country against his government। लिखें इसको, a patriot must always be ready to defend his country against his government। A patriot must always be ready to defend his country against his government। इस बात की आगे समझ कि अब वो एडवर्ड एबी का ये ख्याल है कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स को, कि अगर प्रोटेस्टर्स जो हैं वो विजिलेंट होंगे, वो पेट्रियोटिक होंगे, तो अगर गवर्नमेंट मुल्क के खिलाफ जा रही है, मुल्क कौन है, बेसिकली द पीपल, अगर वो लोगों की ख्वाहिशों के खिलाफ जा रही है तो लोगों को चाहिए कि वो उसको प्रोटेक्ट करें। तो वो इस धरने में, इस प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने इसको सेफ गार्ड किया, गवर्नमेंट टायरनी ना करने लग जाए, गवर्नमेंट जालिम ना बन जाए, डिक्टेटर ना बन जाए। तो इन स्टूडेंट्स ने डिक्टेटर के नारे भी बड़े लगाए, उन्होंने हसीना वाजिद को डिक्टेटर भी डिक्लेयर कर दिया ताकि शी इज़ अ डिक्टेटर फॉर बांग्लादेश। सही है, एक तो ये चीज़। फिर अब आपने इससे क्या निकालना है, आपको एक मॉडल मिल गया किसका, बांग्लादेश का कोटा सिस्टम का मॉडल, और समटाइम्स पाकिस्तान के कोटा सिस्टम के मॉडल पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आप कोटा सिस्टम को सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन उस पर वैलिड आर्गूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान का कोटा सिस्टम क्या है, इन्होंने किस बेस पर की हुई है, फ्रीडम फाइटर्स की बेस पर, वुमेन, जिला, मिनॉरिटीज और डिसेबल्ड पर्सन की। हमने किस बेस पर की हुई है, हमने प्रोविंशियल बेसिस पे की हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर वुमेन बेसिस पे, और थर्ड हमने किस बेसिस पे की हुई है, कोटा सिस्टम के बेसिस पे। तो हमने ये 3 मेथड्स पे की, एक चौथी है ओपन मेरिट की, तो हमने 4 सिस्टम लगाए हुए हैं। इंडिया का और सिस्टम है, ठीक है। अब हमें कौन सा मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए, वैसे इसमें हर बंदे का अपना ओपिनियन हो सकता है। एक एक्सट्रीम ओपिनियन है कि हम सारी जो है जॉब्स ऑन मेरिट बेसिस पे आ जाएं। एक एक्सट्रीम ओपिनियन है कि जॉब शुड बी ऑन मेरिट बेसिस, जो जितना काबिल है वो उतना गवर्नमेंट में आ जाए। मैं इस पर बात कर रहा हूँ, दिस इज अ एक्सट्रीम ओपिनियन। लेकिन क्योंकि हमारे ग्राउंड रियलिटीज ऐसी नहीं है, जो लाहौर में बैठा हुआ बच्चा पढ़ रहा है वो बलूचिस्तान में बैठा हुआ बच्चा नहीं पढ़ सकता, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल वहाँ पर नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो बलूचिस्तान वाले लोगों से कम्पीट करें, जो सिंध वाले हैं वो सिंध वालों से, जो पंजाब वाले हैं वो पंजाब वालों से कम्पीट करें। और इसमें फिर आगे पंजाब में भी डिवीजन की ज़रूरत है, एक साउथ पंजाब है, एक ऊपर अपर पंजाब है, तो साउथ पंजाब वालों का भी लेवल अपर पंजाब वालों के बराबर नहीं होता, ठीक है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, यहाँ से जो पढ़े हुए लोग हैं, और जो रहीम यार खान और नीचे मुजफ्फरगढ़ के लोग पढ़े हुए हैं, वहाँ के लोगों का बड़ा फ़र्क आता है, स्कूलिंग का बड़ा फ़र्क है। तो उधर भी फिर पाकिस्तान, पंजाब में भी कोटा सिस्टम फिर उस बेस पे भी होना चाहिए।
तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप क्या करते हैं, इस पर आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए। वो हमारा आज का लेक्चर नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान का सिस्टम है कोटा का, उसको इम्प्रूव किस तरह से किया जाना चाहिए। और प्रोविंशियल वो आप कहना ना डिबेट के शुड देयर बी न्यू प्रोविंसेस और नॉट, उसमें भी आप इस चीज़ को कोटा सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आई कि कश्मीर का 370 पे अगर आ जाता है क्वेश्चन, 370 पढ़ा हुआ ना आपने, 370 ए रेवोकोश, वो जो कश्मीर का स्टेटस स्पेशल स्टेटस रिवोक हुआ है, पता सारों को? नहीं पता? कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था कि कश्मीर एक टेरिटरी अलहदा से, वो इंडिया का हिस्सा नहीं है। वो आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता था, ठीक है। अब इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसको रिवोक कर दिया कि अब उन्होंने उस हिस्से को अपना हिस्सा बना लिया। हम अभी तक आज़ाद कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं बना सके। आज़ाद कश्मीर इज़ अ स्पेशल टेरिटरी, वो हमारा हिस्सा भी नहीं है बेसिकली। अगर हम उसको देखें ना पॉलिटिकल साइंस की सेंस में, तो वो हमारा हिस्सा नहीं है। हम वहाँ आते जाते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन वो हमारा उनकी अलहदा से पार्लियामेंट है, आज़ाद कश्मीर पार्लियामेंट, तो वो हमारा हिस्सा बेसिकली नहीं है। लेकिन उन्होंने उसको अपना हिस्सा बना लिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जो कि रिवोक करता था उसको अपना हिस्सा। अब कश्मीर पर जो क्वेश्चन आएगा वो कभी भी नहीं आएगा कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या है या उसके मामला क्या है। क्वेश्चन आएगा कि स्टेटस ऑफ कश्मीर आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस 370 के अंदर आपने रिसर्च क्या करनी है कि व्हाट वाज 370, व्हाट वाज आर्टिकल 35A, जो हाई कोर्ट के डिसीजंस, कौन कौन से केसेस थे, फिर उन केसेस पे फैसले क्या है, जैसे मैंने आपको ये फैसले बताए, ठीक है। तो आप इस लेवल की रिसर्च करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या डिफरेंट नहीं हो जाएगा लोगों से। जनरल आप जाके देखेंगे बड़े आपको चीज़ें मिल जाएंगी इस पे, लेकिन इतना डिटेल में बड़ा कम कोई बंदा कर रहा होता है। रिसर्चर जो कर रहा होता है बड़ा टेक्निकल किस्म का बंदा होता है। तो आपने भी आइंदा जो रिसर्च करनी है वो इस लेवल पर करनी है, इसके नोट्स बनाने हैं। अब ये चीज़ें क्या हुआ कि आपने एक जगह पर लिख दी, अब लेट्स सपोज आप भूल भी जाते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कहीं लिखी तो ही है ना। आप किसी दिन भी 10 मिनट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो आखिरी दिन हम बैठ के आखिरी हफ्ते में या आखिरी महीने में हम ये इमेजिन करते हैं कि यार मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा, और इस तरह से आपको आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स है ना, तो उन्होंने इसी से रिलेटेड पकड़ना है। ये नहीं पकड़ेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो हो रहा है उस पर पकड़ लेंगे, रीजनल पॉलिटिक्स में पकड़ेंगे तो ये पकड़ लेंगे, फलस्तीन इसराइल पकड़ लेंगे। एक साल 2022 में यूक्रेन रशिया बड़ा चल रहा था, ठीक है, तो उसमें आना ही आना है। इसी तरह इसको कहीं ना कहीं उसने टच करना ही करना है। लेकिन अगर ये टच ना भी करे, लेट्स सपोज एक बात कर रहा हूँ, आपको कितनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अच्छी रिसर्च, एक सवाल की अच्छी रिसर्च आपके और बहुत सारे जगहों पर काम आती है। आप इन्हीं का हवाला पाकिस्तान के सिस्टम में दे सकते हैं। इस बात की आ रही है समझ? इसको जितना अच्छा आप कर सकेंगे उतना ही आप लोगों को इससे फायदा होगा। सिद्रा आप क्या कह रही हैं? सिद्रा संधू और महमूद रिथॉर्ड, बाकियों को भी नहीं हो रही शो स्क्रीन? हो रही है जी। सिद्रा आपका क्या इशू है? ओके ठीक है। और किसी को कोई सवाल हो? सर जैसे कि कश्मीर में पार्लियामेंट जी पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट हो गई है तो दूसरे